हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। केवीएस परीक्षा 2023 की तैयारी में आपकी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में जो कॉमन विषय है शिक्षा शास्त्र, पैडागोजी की, आज हमारी थ्योरी की 12वीं क्लास है, जिसमें हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन को। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कई सारे टॉपिक्स हैं जो आपके जो सिलेबस है उसमें मेंशन किए गए हैं। बिंदुवार तरीके से समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इसकी। और आपकी परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं है, पीआरटी की परीक्षा में 30 दिन का समय है। और बाकी जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं चैनल से, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप वीडियोस को लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि हम अपने इस कोर्स को जल्दी कंप्लीट करा सकें। चलिए आइए शुरुआत करते हैं डिस्कशन। आइए शुरुआत करते हैं और समझेंगे पहले कि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे या दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। अब वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? मान लीजिए उनके बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, वो अनाथ हैं, बेघर हैं, तो उनकी शिक्षा जो है कौन करवाएगा, इसका भी कुछ अता पता नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपने देखा होगा ढाबों पर, चाय की दुकानों पर काम करते हुए नजर आएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे कारखानों में कार्य करते नजर आएंगे। छोटी उम्र के बच्चे भी, हालांकि ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जो है काम करना, फैक्ट्री में लगाना जो है, ये एक तरीके से पूरी तरह से बैन है। लेकिन ये ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी मतलब एक तरीके से सामाजिक स्थिति उनकी खराब है, या उनके माता पिता की सामाजिक स्थिति खराब है। सामाजिक कारण हो सकते हैं, पैसे की बड़ी वजह हो सकती है कि आर्थिक तंगी की वजह से जो है माता पिता अपने बच्चों को जो है स्कूली शिक्षा, या सिंपली आप कह सकते हैं शिक्षा के लिए बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाते। यानी एक बच्चे का स्कूल में ना आना कोई भी आधार हो सकता है, कोई भी उसकी मजबूरी हो सकती है, पारिवारिक स्थिति उसकी खराब हो, आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो उस बच्चे की। बट अगर बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है तो ऐसे दुनिया में बहुत हजारों लाखों बच्चे हैं और हर देश में इस तरह के बच्चे पाए जाते हैं। तो ऐसे सभी बच्चे जो किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित हैं, जो शिक्षा की इस प्रक्रिया से ही बाहर हैं, उनको शिक्षा प्राप्त कराने के लिए इस प्रक्रिया में शामिल करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या हुआ, तो आपने इसका जो है बहुत हम सरल शब्दों में इसको जानेंगे। ऐसे सभी बच्चे जो किसी भी कारण से, यहां लिखा ऐसे सभी बच्चे जो किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित है, उन सभी को शिक्षा प्रक्रिया में लेकर के आना, उनको शिक्षित करना या उनको एक तरीके से शिक्षा देना, ये समावेशी एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। और ये शिक्षा जो सामान्य दूसरी तरह के और जो एक तरीके से पहले से सामान्य बच्चे हो सकते हैं जो स्कूल या शिक्षा में ऑलरेडी हैं, उनके साथ ही इन बच्चों को भी शिक्षा दी जाए, उनको ये समान अधिकार दिया जाए, उनको भी समानता के अधिकार में शामिल किया जाए एजुकेशन के लिए। अब आप एक चीज और जोड़ते होंगे कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो समावेशी शिक्षा है, इसमें हम लोग जो है सामान्य बच्चों के साथ में हम जो है दिव्यांग बच्चों को रखते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिंपली हम दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रख रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिव्यांग भी नहीं हैं और बिल्कुल ठीक ठाक बच्चे होते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से वो स्कूल नहीं आ पाते हैं। कहीं सड़कों पर काम करते हुए आपको मिल जाएंगे, ढाबों पर काम करते हुए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो सभी प्रकार के बच्चे, इसमें दिव्यांग भी आएंगे, बाहर इधर उधर काम करने वाले सारे बच्चे इसमें, मतलब समावेश का मतलब होता है इंक्लूड करना, एवरीथिंग, एनी, जो भी बच्चे हैं जो बाहर है शिक्षा से, उन सभी को शामिल कर लेना। तो हम कह सकते हैं समावेशी शिक्षा जो है, इसमें सामान्य बच्चे भी होंगे, इसमें दिव्यांग बच्चे भी होंगे, इसमें आप दिव्यांग कह लीजिए या विशिष्ट बच्चे कह लीजिए, ये सारे बच्चे होंगे। दिव्यांग बच्चे, विशिष्ट बच्चे क्या होते हैं आगे हम पढ़ रहे होंगे इसी क्लास में। तो समावेशी शिक्षा को हम क्या कह रहे हैं, वो सभी तरह के बच्चे जो अभी शिक्षा से वंचित है, उनको शिक्षा प्रक्रिया में लाना समावेशी शिक्षा है, ठीक है। दूसरा एक और सुना होगा आपने, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इसको समेकित बोलते हैं, आई थिंक समेकित शिक्षा। उसमें जो दिव्यांग बच्चे हैं, स्पेशली जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको सामान्य बच्चों के साथ में ही शामिल किया जाता है पढ़ाई में। यहां पर समावेशी शिक्षा में सारे आ जाएंगे, इसमें दिव्यांग भी आएंगे, सामान्य भी आएंगे, सारे हर तरह के आ जाएंगे। इसके साथ जो आरटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके अनुसार सभी बच्चों को एक समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ये भी कहता है। अगर आपने शुरुआत के 11 वीडियोस नहीं देखे हैं तो हम में बहुत सारे चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं, आप उनको देख लीजिएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। और इसकी पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में, आपको इस क्लास के आधे घंटे बाद आप जो है लिंक मिल जाएगा, आप वहीं से सीधे आप गूगल ड्राइव पर लिंक है, वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा सीधे।
या इसको कमेंट सेक्शन में इसको पिन कर देंगे, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। जब दुनिया में इतने हज़ारों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह की स्कूल शिक्षा से बाहर हैं बिल्कुल, चाहे उनकी वो आप दिव्यांगता को ले लें, डिसेबिलिटी की वजह से हों, चाहे और अपने सामाजिक आर्थिक कारणों की वजह से हों, तो इस पर जो है एक स्पेन के अंदर एक सम्मेलन रखा गया समावेशी शिक्षा को लेकर। समावेशी शिक्षा पर एक पहली बार एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जो स्पेन में हुई। ठीक है, स्पेन में समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को विशेष आवश्यकता पर सम्मेलन कहा गया इसको, और यहाँ पर यह डिसाइड किया गया कि सभी देश अपने अपने देशों में जो इस तरह के बच्चे हैं उनको क्या करेंगे, इस प्रक्रिया में शामिल करेंगे। सभी को शिक्षा प्रोवाइड कराना उनका अब दायित्व होगा, ड्यूटी होगी हर देश की। और इसी को देखते हुए हमारे देश में बहुत सारे एक्ट बनाए गए। ठीक है, बहुत सारे कानून भी आए जिनको हम अभी पढ़ेंगे। पहले आप जान लेते हैं कि विशेष या विशिष्ट बालक या स्पेशल चाइल्ड किसको कहते हैं। अब एक संस्थान को आप जानते होंगे, यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है। ये क्या करती है, बच्चों के लिए कार्य करती है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें, दुनिया में 24 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी डिसेबिलिटी के शिकार हैं, किसी ना किसी विकलांगता की वजह से वो एक तरीके से एजुकेशन में नहीं जुड़ पाए। ठीक है, तो ये यूनिसेफ का डेटा है 24 करोड़ बच्चों का। तो यूनिसेफ जो है बच्चों के अधिकारों के लिए, शिक्षा के लिए ये कार्य करती है। जो टर्म हमने पिछले पेज पे मिले, जैसे हम विशिष्ट बालक को समझ लेंगे कि ये क्या होते हैं, किसको कहते हैं विशिष्ट बालक। एक सामान्य बालक तो आप समझ पाएंगे कि बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, अपना ज्ञान प्रदर्शित करने में वो सामान्य बालकों को आप अलग से पहचान लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जो उन सामान्य बच्चों के जैसे नहीं होते, उनका व्यवहार उस तरह का नहीं हो सकता है। वो चाहे बोलने में कुछ डिफरेंट आपको लग सकते हैं, पूरे सेंटेंस नहीं हो सकता है, ना बोल पाए वो। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामान्य बालकों के जैसे नहीं होते हैं, उनमें कुछ कमी रहती है। उनके मुकाबले, सामान्य बच्चों के मुकाबले उनके चाहे बोलने में, सोचने समझने में या अपना व्यवहार प्रदर्शित करने में उनमें थोड़ा सा अभाव मिलता है, देखने को कमी मिलती है। तो ऐसे बालक, ऐसे बच्चे जो सामान्य समूह यानी जो सामान्य बालक होते हैं, नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, उनसे कुछ अलग विशेषता रखते हैं। यहाँ विशेषता टर्म लिखा गया है, ना कि कमी। ठीक है, ठीक है, विशेषता रखते हैं। जो विशिष्ट बालकों की, विशिष्ट बालक की विशेषता सिंपली यहाँ समझिए, जो ये ऐसे बालक होते हैं विशिष्ट बालक, उनके सोचने की, समझने की, सीखने की और एडजस्टमेंट, समायोजन करने की जो योग्यताएं होती हैं उसमें कम होती हैं इस तरह के बालकों में। ठीक है, तो उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं, स्पेशल चाइल्ड उनको कहा जाता है। तो ऐसे बच्चे जैसे आप पहचान सकते हैं बुद्धि के आधार पर, उनकी बुद्धि अगर आप देखोगे तो जैसे बुद्धि के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चे हो सकते हैं या मंद बुद्धि बालक हो सकते हैं। शारीरिक क्षमता के आधार पर आप देख सकते हो उन पर, चलने फिरने, उनकी बॉडी मूवमेंट को लेकर के आप जो है उनकी बॉडी इतनी सक्षम नहीं होती है, आप उनको पहचान सकते हो। दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, ठीक है, जो देख नहीं सकते हैं या देखने में उनको प्रॉब्लम होती है। श्रवण ह्रास यानी सुनने में प्रॉब्लम होती है। वाणी दोष, बोलने में उनको दिक्कत होती है या सही से ठीक से नहीं बोल पाते। तो कुछ इस तरह के बच्चे हैं। ये क्या है, सामान्य बच्चों से, ये बच्चे क्या हैं, सामान्य बच्चों से एक तरीके से कम होते हैं, इसलिए इनको विशिष्ट बालक कहा जाता है। यानी ये सामान्य बच्चों से ये भिन्न व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। इसी को लेकर अगर आप विशिष्ट बालक कह रहे हो तो आप सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, एक तरीके से ये टर्म जो है, इस टर्म को, विशिष्ट बालक को जो है बाद में हटाया गया था। इस शब्द के प्रयोग की जगह पर एक नए शब्द का प्रयोग किया गया और इस शब्द को कहा गया विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN के नाम से इसको जानते हैं। अब इसको कैसे संबोधित करते हैं, तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ये विशिष्ट बालकों को ऐसे कहा जाने लगा। क्या, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो हम विशिष्ट बालक को अब क्या कहा जाने लगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। तो ये CWSN वे होते हैं जिसमें किसी प्रकार की इन बच्चों में विकलांगता होती है, जिन्हें असाधारण देखभाल और इसमें एक्स्ट्रा केयर, हेल्प की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन बच्चों की विशेष ज़रूरतें उनकी अक्षमता की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी वो किस टाइप की डिसेबिलिटी है, उन्हें किस प्रकार की जो है कार्य को करने में वो सक्षम नहीं है। अक्षमता का मतलब होता है कार्य को ना करने की एक तरीके से क्षमता। कोई बालक किसी काम को कर ले रहा है तो वो सक्षम है, कोई बच्चा किसी कार्य को नहीं कर पा रहा है तो वो अक्षम है। ठीक है, डिसेबल है। अब हम बात करेंगे CWSN की जो स्थितियां हैं और जो असक्षमताएं हैं, इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होती है शारीरिक अक्षमता, फिजिकल डिसेबिलिटी, और होती है सेंसरी डिसेबिलिटी। दूसरी होती है विकासात्मक अक्षमता या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, और होती है व्यवहारिक या इसको भावनात्मक, बिहेवियरल या इमोशनल डिसेबिलिटी कहते हैं। इनको देखेंगे कौन कौन सी डिसेबिलिटी ये होती है। पहला है जो शारीरिक या भौतिक अक्षमता, यानी जब
किसी बालक या किसी भी व्यक्ति का जो शारीरिक रूप से वो अक्षम हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, उसको फिजिकल डिसेबिलिटी में रखते हैं। और हमारा जो शरीर है कब डिसेबल होता है? जब हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, मांसपेशियों की जो कमज़ोरी है वो इसके कारण बनती है। और जब मांसपेशियां हमारी ज़्यादा कमज़ोर होने लगती हैं, तो जब ये कमज़ोरी बढ़ने लगती है, तो इसमें हम जो है चलने की क्षमता तक बच्चे अपने या व्यक्ति अपनी खो देता है। एक तरीके से बॉडी पर बैलेंस बनाना उसका छूट जाता है, बैलेंस भी नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर गति, ठीक है, संतुलन, चलने फिरने, बॉडी मूवमेंट, ये सब इसमें जब आप विकार या दोष आपको दिखाई देंगे एक बालक के, व्यक्ति के, तो वो कहलाएगा शारीरिक अक्षमता या भौतिक अक्षमता या फिजिकल डिसेबिलिटी। तो इनके नाम है शारीरिक अक्षमताओं के, जिसमें है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर में जो मसल्स का नाम आ रहा है, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो मांसपेशी डिस्ट्रॉफी इसको बोलते हैं। ये हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें जो कमज़ोरी आने की वजह से होती है, जैसे मिर्गी है ना, सेरेब्रल पैल्सी या पाल्सी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब चलने से संबंधित, इसमें बॉडी मूवमेंट है यानी मांसपेशियों का ही एक तरीके से कार्य है। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी ये सब शरीर से संबंधित है, हमारे शारीरिक रूप से, जो हमें दिखाई भी देगी। सेरेब्रल पैल्सी जो है, अगर इसकी बात करें, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, नर्वस सिस्टम होता है, वो फेल हो जाता है, जैसे लकवा होता है एक तरीके से। ठीक है, एक तरह से जो तंत्रिकाएं होती हैं वो कई बार तंत्रिकाएं जब काम करना बंद कर देती हैं, नर्वस सिस्टम, तो भाई हमारा जो ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हम अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करते, हमारा जो माइंड, जो ब्रेन है, जो हमारी नर्वस सिस्टम है, वही कंट्रोल करता है पूरी बॉडी के मूवमेंट को। तो कई बार बॉडी के में जो हाथ पैर जो है काम नहीं करते हैं, तो वो हमारी नर्वस सिस्टम एक तरीके से खराब हो जाता है, या हम कहेंगे ये सेरेब्रल जो है क्या है, सेरेब्रल पैल्सी है। ये हिंदी में इसको बोलते हैं मस्तिष्क पक्षाघात। मस्तिष्क पक्षाघात इसको बोल देते हैं। ठीक है, मस्तिष्क पक्षाघात इसको बोल देते हैं। तो सेरेब्रल पैल्सी में मस्तिष्क की जो क्षति है, ठीक है, इसके कारण मांसपेशियों का समन्वय बिगड़ जाता है, यानी हमारे जो हैंड हैं, जो हाथ हैं, पूरी बॉडी की जो मांसपेशियां हैं वो एक तरीके से कार्य नहीं कर पाती। ठीक है, तो डिस्ट्रॉफी को हम देख सकते हैं एमडी जो है, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये एक तरीके से अनुवांशिक विकारों की वजह से होती है, जो मांसपेशियों की कमजोरी और मांसपेशियों के समग्र नुकसान का कारण बन जाती है। दूसरी है संवेदी डिसेबिलिटी। ये CWSN की दूसरी कैटेगरी है। इसमें जो संवेदी, हमारे जो सेंसरी डिसेबिलिटी हैं उनके ऊपर है। जैसे जो हमारे सेंसेस हैं, जो हम जो है, जैसे एक सेंसरी हमारा ऑर्गन है, जैसे कान है, कान से हम सुनते हैं, तो अगर उसमें बहरापन हो जाता है, सुनने में कठिनाई होने लगती है। हमारी आंखें हैं, आंखों से हम कम देखते हैं। हमारे शरीर में अगर देखें कि हमारी दृष्टि, जो विज़न है, वो कम होने लगता है, यानी अंधापन इसमें शामिल है, बहरापन शामिल है, इसमें लो विज़न शामिल है, ब्लाइंडनेस इसमें शामिल। तो एक तरीके से ये स्थितियाँ बच्चे को एक या अधिक संवेदी क्षमताओं में बाधा डालती हैं। अगला है थर्ड, विकासात्मक डिसऑर्डर कह लीजिए, या विकासात्मक, हिंदी में बोलेंगे इसको, विकासात्मक विकार कह लीजिए, विकासात्मक बीमारी कह लीजिए, या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कह लीजिए। तो इसमें एक तरीके से कई सारी बीमारियां हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म से पहले या उनके विकास में कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिलती है। तो एक तरीके से बच्चों का जब विकास हम देखते हैं ठीक से नहीं हो पाता, जन्म के साथ बच्चे की जो मानसिक विकास है वो जब नहीं होता, याद रखिएगा, मानसिक विकास से जुड़ जाता है ये। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट से जुड़ता है ये। जब बच्चा जन्म के साथ में उसकी बुद्धि है, उसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं बढ़ पाती, बचपन में जब छोटा होगा तब तो नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, जब बच्चा कुछ महीने का होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि उसका मेंटल डेवलपमेंट कितना हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा, 2 साल 3 साल 4 साल, और वो सोच नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है चीज़ों को, उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। एक तरीके से इसी को हम बोलते हैं विकासात्मक बीमारी या डेवलपमेंट डिसऑर्डर। इसमें भी कई सारी बीमारियां हैं, जैसे ऑटिज्म है, ये ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम है, और फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम है। इनकी चर्चा कर लेते हैं। एक ADHD नामक बीमारी भी इसी में ही आती है ये। ठीक है, ADHD, तो इनको समझेंगे। इसका मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD, ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी तो हम डिस्कस कर चुके। इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी वो इसमें आ जाएगी, ऑटिज्म इसमें आ जाएगा। ऑटिज्म इसमें क्या है, ऑटिज्म में क्या है, बच्चा एक ही तरह की क्रियाएं करता है ऑटिज्म में। ठीक है, बच्चा मान लीजिए अगर अपने पैर हिला रहा है तो पैर हिलाता रहेगा, कुछ जो भी कार्य कर रहा है वो एक ही तरह की क्रियाएं इसमें करता है ऑटिज्म में। तो ये भी एक प्रकार का विकार है, बीमारी है। तो ये आपके मेंटल रिटार्डेशन में आपके आ जाते हैं, जो हमारा मानसिक मंदन है। जैसे आप इंटेलेक्चुअल को देख रहे हैं तो उसमें जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है
सामान्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है, ठीक है, उनका जो IQ है वो 90 से 110 के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर किसी बालक का मान लीजिए मानसिक मंदन का शिकार अगर वो है, मेंटल रिटार्डेशन का अगर वो एक तरीके से शिकार है बच्चा, तो उसका IQ 70 से नीचे चला जाता है, 70 से 50 40 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारे बच्चों में जो है जीन की वजह से होता है, ठीक है, अनुवांशिक फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से बच्चों में ये बीमारी आ जाती है। तो मेंटल रिटार्डेशन या आप कह सकते हैं इसको मानसिक मंदन जो है इसी विकासात्मक के अंतर्गत ही रखा जाए। सिंड्रोम को समझ लेते हैं। जन्म से पहले कोई भी जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक कारक ऐसा हो सकता है जो माता पिता से जो है आप कह लेंगे माता के जन्म के समय कोई बीमारी है या उसको संक्रमण है, तो ये तो है एक तरीके से बच्चे में भी पहुंच जाता है, जिससे ये एक तरीके के अलग अलग सिंड्रोम के नाम से हम इसको जान लेते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, फ्रेजाइल सिंड्रोम है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर। नेक्स्ट देखिए, व्यवहारिक और भावात्मक अक्षमता वाले बच्चों को पारस्परिक संबंध बनाने या बनाए रखने में, नई चीज़ों को सीखने में कठिनाई होती है। वे उदास और चिंतित भी महसूस करते हैं। जैसे अभी हमने ADHD की बात की थी, तो इसमें हम उसमें बात कर रहे थे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में भी इसको रख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या है, लेकिन ये व्यवहार और भावनात्मक में अलग अलग थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया है और कुछ भी नहीं है। बाकी आपको इन बीमारियों का पता होना चाहिए, बस इतना ही आपको चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है ADHD में जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी होती है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, एक बच्चों का ध्यान इसमें किसी भी चीज़ पर नहीं लगता है, ठीक है। बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उनका खाना खा रहे होंगे तो खाने में मन नहीं लगेगा, अगर आपके साथ में है तो आपका उनका ध्यान आपके साथ में भी नहीं रहेगा, वो एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इस तरह के ADHD के बच्चे जो होते हैं, यानी पारस्परिक संबंध बनाने में उनको दिक्कत होती है। आगे बात करते हैं, इसी को देखते हुए जब इतनी तरह की जो विकलांगताएं या हम कह सकते हैं कि इतनी तरह के डिसऑर्डर हैं हमारे बच्चों में, तो इसके लिए कानून भी बनाया गया, विकलांगजन अधिनियम 1995। आप हिंदी में इसको कोई भी नाम हो सकता है, बट इंग्लिश में इसका नाम जरूर याद रखिएगा, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, PWD के नाम से है ये, ठीक है, PWD के नाम से है, पर्सन विद द डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, 1995 में आया था ये। और इस अधिनियम के अकॉर्डिंग, ये भारत का अधिनियम है, इसके अकॉर्डिंग एक बालक में या एक व्यक्ति में 7 प्रकार की डिसेबिलिटी यानी अक्षमताओं को बताया गया है। ये 7 प्रकार की कौन है, ये आप नंबर याद रखेंगे, 7 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ब्लाइंडनेस, अंधापन, ठीक है, ब्लाइंडनेस है, अंधापन मतलब बच्चों को जब दिखाई नहीं देता है, जिन बच्चों को देखने में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, दिखाई नहीं देता है, वो ब्लाइंडनेस में आएंगे। लो विजन में आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कम दिखाई देता है उनको, ठीक है, देखने में उनको प्रॉब्लम होती है। बधिरता मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट इसको आप कह सकते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है, सुनने में दिक्कत होती है, ठीक। लोकोमोटर विकलांगता, जिनको चलने फिरने में या गति से संबंधित जो भी दिक्कतें होती हैं। लेप्रोसी आप जानते हैं, कुष्ठ रोग जो होते हैं, ऐसे बच्चे होंगे इसमें जो कुष्ठ रोग जिनको पहले हुआ था लेकिन बाद में वो ठीक हो गए, तो उनमें भी उनको भी इसी में रखा जाता है। मानसिक मंदता या मानसिक मंदन कह लीजिए इसको, या मानसिक बीमारियां, ये इसमें ही शामिल की जाती हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे जैसे मानसिक बीमारी की, मेंटल इलनेस की बात कर लेते हैं। तो मेंटल इलनेस में जैसे बच्चों को चिंताएं होती हैं, है ना, जैसे तनाव लेते हैं वो, डिप्रेशन आप कह लीजिए, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है ना, तो टेंशन है, ये सारे जो हैं ये सब जो है मेंटल इलनेस में आते हैं, ठीक है। और इसमें अभी हमने चर्चा की थी मेंटल रिटार्डेशन की, तो हमने अभी बात ही की थी, जिनकी बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है, जो IQ बच्चों का अगर 90 से नॉर्मल जो अगर देखें 90 से 110 के बीच में होता है सामान्य बालकों का, और इससे कम है तो वो जो हैं उस तरह के बच्चे वो मानसिक मंदता के शिकार बच्चे होते हैं। कुछ और डिफाइन कर सकते हैं, अंधापन एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करेगा जहां पर एक व्यक्ति इसमें से एक तो दृष्टि का पूर्णता अभाव हो। तो ये सारी कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, ये इसमें विजिबल दी हुई है, डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा वहां से। मैं आपको अगला एक्ट बता देता हूँ, जो भी 7 पॉइंट्स है उनको डिटेल में भी लिखा गया है, ठीक है। RPW एक्ट आया, इसके बाद में जो पुराना PW एक्ट 1995 वाला था, इसमें संशोधन किए गए, और जब देखा कि ये जो हैं अब जितनी भी डिसेबिलिटी हैं उनको अब राइट्स बना दिया गया उन सभी का। तो राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट RPWD, ये 2016 में आया था ये एक्ट, और ये रिप्लेस करता है किसको, ये किसकी जगह लेता है, ये PW एक्ट 1995 की जगह ले लेता है। RPW एक्ट 2016 में PW एक्ट 1995 जो मौजूदा विकलांगता के 7 प्रकार बताए गए हैं उनको बढ़ाया गया है। और अब जो है डिसेबिलिटी के अगर आपसे प्रकार पूछेगा RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप बताएंगे कि 21 या 21 प्रकार की अक्षमताएं या डिसेबिलिटी को डिस्क्राइब किया गया है RPWD एक्ट में, ठीक है। तो RPW एक्ट जो है 2016 में आया था, संसद में पारित हुआ था, और ये लागू हुआ था 2017 से।
और पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में या इसको कहेंगे आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 में जो है पीडब्ल्यू एक्ट की जगह इसने ली है। अब इसमें और कौन कौन सी जो 7 डिसेबिलिटी हमने पिछले वाले में पढ़ी है वो 7 तो इसमें शामिल हैं, 7 के अलावा और डिसेबिलिटी को इसमें ऐड किया गया है, जिसमें अंधापन देखो पिछले वाले में था, कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे, कम दृष्टि वाले बच्चे, लोकोमोटर बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चे, ठीक है, मानसिक बुद्धि जिनकी ठीक नहीं होती है, मानसिक रूप से जो कमजोर बच्चे होते हैं, मस्कुलर डिसेबिलिटी वाले बच्चे, बेसिक सीखने की अक्षमताएं लर्निंग डिसेबिलिटीज जिन बच्चों में होती हैं, ठीक है, पढ़ने लिखने को लेकर के जो है अभी डिस्कस करेंगे इसको हम। भाषा से संबंधित विकलांगता जो बच्चों में होती है, हीमोफीलिया है, बहरापन है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकर है, बधिरता है, बौनापन है, मानसिक बीमारी है, सेरेब्रल पैलेसी है और तंत्रिका संबंधी जो बीमारियां हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हैं और थैलेसीमिया है, सिकल सेल डिजीज जो हैं और एसिड अटैक पीपल हैं इसमें, और पार्किंसंस रोग, ये सारे इसमें 21 प्रकार की बीमारियां हैं या विकलांगताएं हैं जो बताई गई हैं आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अंतर्गत इसमें शामिल। तो इसमें कौन सी डिसेबिलिटी को शामिल किया गया है, तो इसमें वे व्यक्ति हैं, ये एक्चुअली बुढ़ापे की कंडीशन को कहा गया है। बुढ़ापे में जब देखना आपने देखा होगा व्यक्तियों का जो शरीर है उनके हाथ पैर जो है काम करते हुए कांपना, एक उम्र जैसे बढ़ती जाती है, उम्र के साथ साथ हम लोगों के भी अगर आप देखेंगे जैसे जैसे हम लोग की एज बढ़ेगी और हम बुढ़ापे की तरफ पहुंचेंगे तो हमारे सबके जो है हाथ पैर कांपना शुरू करते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पार्किंसंस, ठीक है। इसमें कोशिकाएं जो होती हैं, तंत्रिकाएं जो होती हैं कमज़ोर पड़ने लगती हैं, हमारी जो सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं, जिसकी वजह से हमें हाथ पैर उठाने में भी दिक्कत होने लगती है, हाथ पैर हमारे कांपते हैं, तो इसको बोलते हैं पार्किंसंस रोग। तेज़ाब से हमले वाले जो शिकार के लोग होते हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा हमारे देश में एसिड अटैक, बहुत सारे विक्टिम ऐसे हैं, ज़्यादातर हमारे देश में अगर आप देखो तो लड़कियों के ऊपर ज़्यादा एसिड अटैक हुए हैं और ये एक रिपोर्ट के माध्यम से भी है, मैक्सिमम हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इन लोगों को भी बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है और क्योर की भी ज़रूरत होती है। तेज़ाब से हमला हुए जो व्यक्ति हैं इनको भी जो है इसी में शामिल किया गया है। जैसे अगले बात करें, सिकल सेल डिजीज़ में क्या होता है, जो हमारी कोशिकाएं हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाती हैं। जैसे कोशिकाएं जो हेल्थी कोशिकाएं हैं वो एक तरीके से वीक होने लगती हैं और शरीर के अन्य कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, एक तरीके से टूटने भी लगती हैं। थैलेसीमिया तो एक प्रकार का फीवर होता है, ये हमारे मस्तिष्क के संबंधित फीवर होता है। ज़्यादातर हमारे जो रोग हैं जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये जो हैं ये हमारी तंत्रिका तंत्र से ही संबंधित है। इसकी बात कर लेते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, या इसमें सिंपली ऑटिज्म की अगर हम बात करें तो एक प्रकार की बीमारी है ये। इसमें बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन होता है, मानसिक रूप से बच्चा मंदन का शिकार होता है। इसमें एक ही प्रकार की गति करता है, जैसे सिर हिला रहा है तो सिर हिलाएगा, पैर हिला रहा है तो पैर हिलाएगा, है ना, कोई भी कार्य कर रहा है उसी को ही करता रहेगा। तो इसमें बच्चा जो है एक तरीके से समाजीकरण नहीं कर पाता, ज़्यादा लोगों से बातचीत भी नहीं कर पाता है। स्पीच प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है, भाषा संबंधी विकलांगता, बच्चे को बोलने में परेशानी है, सेंटेंसेस नहीं बना पाता है, पूरी बात नहीं बोल पाता है, दूसरी तरह के साउंड निकालता है, एग्जैक्ट वर्डों को नहीं बोल पाता। लर्निंग डिसेबिलिटी में हम जो है अगर आप देखें तो जिसमें डिसलेक्सिया हैं, डिस्कैल्कुलिया हैं, डिस्ग्राफिया, ये अभी डिस्कस करेंगे। इसमें बात करें मस्कुलर विकलांगता, मस्कुलर डिसेबिलिटी में मांसपेशियों में क्षति आने लगती, तो मांसपेशियों से, न्यूरॉन से ज़्यादा संबंधित हैं ये इस तरह की विकलांगताएं, तो वही पूरे शरीर को प्रभावित करती हैं। इनके नाम आप याद रख लें, इतना काफ़ी है। अब बात करेंगे हम बेसिक सीखने की जो अक्षमताएं होती हैं, बेसिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती हैं। तो सीखने की जो अक्षमता है ये भी हमारे माइंड से ही संबंधित है। न्यूरोलॉजिकल स्थिति है ये एक तरीके की, जो जानकारी को भेजने, प्राप्त करने और संशोधित करने की जो मस्तिष्क की क्षमता है उसको प्रभावित करती है। सीखने की जो अक्षमता वाले बच्चे हैं इनको क्या होता है, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, सुनने में, जो गणितीय कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको समझने में भी बहुत प्रॉब्लम्स इनको देखनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं इन बच्चों को। तो सीखने वाले विकारों में जो शामिल हैं डिसलेक्सिया हैं, डिस्प्रेसिया हैं, डिस्कैल्कुलिया हैं, डिस्ग्राफिया हैं, बहुत सारे विकार इसमें शामिल हैं। तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं इनको। जैसे चर्चा करेंगे डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया क्या है, बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती है, तो पढ़ने से संबंधित जो अक्षमता है, डिसेबिलिटी है, बच्चों को पढ़ने से संबंधित जो विकार है ये डिसलेक्सिया है। तो इसमें हम कह सकते हैं जो पढ़ने संबंधित, साथ ही जो भाषा आधारित प्रसंस्करण कौशल है इसको इफेक्ट करती है, और ये जो तुम्हारी तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, तो ये उसके थ्रू भी होता है और ये वंशानुक्रम भी है, हेरिडिटी पर बेस्ड। तो इसको कैसे पहचान करेंगे, इसके लक्षण क्या है। जैसे बच्चे जो हैं, जो अक्षर होते हैं, जैसे कुछ अक्षर ऐसे होते हैं हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें अगर आप देखें W और S में जो फ़र्क नहीं कर W और M में फ़र्क नहीं कर पाते हैं,
M को वो जो है W से पहचान करते हैं, 6 की 9 से पहचान करते हैं, 12 को 21, तो इस तरह से करते हैं। धीमी गति से रुक रुक कर वो पढ़ते हैं। पढ़ते समय किसी शब्द को या पूरी पंक्ति को वो जो है नहीं पढ़ पाते हैं, वाक्यों के शब्दों को जो है आगे पीछे करके वो पढ़ते हैं। तो ये क्या है, पढ़ने से संबंधित है, डिस्लेक्सिया के एग्जाम्पल है। डिस्ग्राफिया की बात करेंगे तो बच्चे को लिखने से, राइटिंग से संबंधित अक्षमता है ये, राइटिंग डिसेबिलिटी है ये। तो बच्चा लिखने से संबंधित जो कार्य हैं उनमें उसको प्रॉब्लम होती है बच्चे को। जैसे वो कलम पकड़ने में उसको प्रॉब्लम होती है, पेन से वो ठीक से नहीं लिख पाता है, शब्दों वाक्यों के बीच में वो अंतराल जो गैप होता है उसको वो ठीक नहीं कर रख पाता है। आकार जो है एक तरीके से जो अक्षरों का है वो भी छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है उसकी नज़र में। डिसकैलकुलिया, ये गणना से संबंधित है, गणना मतलब गणित से संबंधित है, एक तरीके से गणितीय योग्यता इसमें बच्चे की कम होती है। इसमें बच्चा से जोड़ घटाना गुणा भाग ये जो है इसमें टाइम लेता है बहुत, इन सारी क्रियाओं को करने में, मैथमेटिकल ऑपरेशन को करने में वो टाइम लेता है। आकृति जो होती हैं उनको पहचानने में उसको समस्या होती हैं, ठीक है, आकृतियों को पहचानने में उसको समस्या होती हैं। छोटे बड़े और हम कह सकते हैं एक तरीके से साइज, शेप, हाइट, विड्थ, इनको पहचानने में भी उसको दिक्कत होती है। अगला है डिस्प्रेक्सिया, इसमें जो है मांसपेशियों के नियंत्रण में प्रॉब्लम रहती है बच्चे को, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा अलग है, सीखने की अक्षमता में शामिल नहीं है, ये बॉडी का है। तो डिस्लेक्सिया और डिस्कैलकुलिया और जो ADHD है इसके साथ में ये इसका प्रभावित देखने को मिलता है। तो इसमें जैसे ADHD की हम बात कर रहे थे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, इसमें बच्चा जो है ध्यान केंद्रित अपना नहीं कर पाता है, तो ध्यान का अभाव रहता है। अति क्रियाशीलता जो है वो इसको बोलते हैं अति क्रियाशीलता विकृत। तो इस तरह के बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में समस्या होती है, अपने आवेग हैं उन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। एक बच्चे में कक्षा में अनुशासनहीनता इसमें मिलती है, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं बच्चे। बाकी इनको भी अन्य अक्षमताएं भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक टॉपिक जो हमने डिस्कस किया आपके साथ में। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे PWD एक्ट कब आया था, उसमें कितनी थी डिसेबिलिटी याद रखना। RPWD एक्ट आपको बताना, 21 डिसेबिलिटी आपको याद रखनी है। इसमें समावेशी शिक्षा में किस किस को शामिल किया जाता है ये आपको याद रखना है। तो बेसिक प्रश्न यहाँ से यही बन जाएंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी जो हमने पढ़ी है अभी, ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट वाली, मतलब जो मेन है, मुख्य हैं, इनको आप इन पर प्रश्न पूछ लेता है, सीटेट में भी आता है और यहाँ पर भी सिलेबस में है ही ये मेंशन, ठीक है। तो ये हो गया आज का टॉपिक। वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक कर दीजिएगा। और आज हम जो है इवनिंग में अपनी जो इन्वायरमेंट की क्लास है भोजन वाली, फूड को, उसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे इवनिंग की क्लास में। थैंक यू सो मच।